अभी आप देख सकते हो 3:05 सुबह का टाइम है। मैं अभी चित्तौड़गढ़ जो बस स्टैंड है वहाँ पर हूँ। बैकग्राउंड में टीन शेड आप देख सकते हो। आज की जो पृष्ठभूमि है वो मनोविज्ञान की विधियों के ऊपर है। इससे पहले भी हमने कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे जिसमें हमने अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक और व्यक्ति इतिहास विधि के बारे में चर्चा की थी। आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो विधियां हैं शेष है, हमारी पहली यूनिट कंप्लीट होने वाली है, उसके संबंध में कुछ चर्चा करेंगे जहां से हमारे लिए प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों, अभी मेरे बस आने का इंतज़ार है, तो उससे पहले हम आज इस यूनिट नंबर 1 जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड, ये कंप्लीट कर लेते हैं। चलो पढ़ते हैं दोस्तों। आज हमारी जो विधि होगी, आज की हमारी पहली विधि समाज मिति विधि, जिसे हम सोशियोमेट्री मेथड भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक जैकब एल मोरेनो को माना जाता है। दोस्तों, 1934 में समाज मिति विधि की इन्होंने स्थापना की। अब समाज मिति विधि जो है सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, समाज इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस मेथड। इस विधि के द्वारा समूह की संरचना का अध्ययन किया जाता है। समूह की संरचना, इट मीन्स हाउ अ सोसाइटी इज क्रिएटेड। ओके, हाउ द सोसाइटी इज क्रिएटेड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, जिसमें व्यक्ति के सामाजिक पक्ष का मतदान के माध्यम से परीक्षण किया जाता है। सामाजिक पक्ष कि कोई भी पर्सनालिटी जो है, कोई भी व्यक्ति जो है, वह समाज में कितना उसका इम्पोर्टेंट रोल है, उसका मतदान के माध्यम से इसमें परीक्षण किया जाता है। दोस्तों, जैसे हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे किसी सरपंच का चुनाव किया जाता है तो पूरा समाज उसमें मतदान करता है। एमएलए, विधायक, सांसद, मॉनिटर आदि के जो चुनाव होते हैं वह समाज मिति विधि की मुख्य उदाहरण है। इस विधि से व्यक्ति की समाज से में लोकप्रियता का सरलता से निर्धारण किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जीतेगा वह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होगा। तो यदि कोई व्यक्ति दूसरे नंबर पर रहता है तो वह उससे कम लोकप्रिय होता है। तो लोकप्रियता का निर्धारण आसानी से इस विधि के माध्यम से किया जा सकता है। इसे समाज मिति विधि और सोशियोमेट्री मेथड कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि समाज मिति विधि जो है उसके प्रवर्तक कौन है? जैकब एल मोरेनो। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारी एक और आसान विधि, विकासात्मक विधि, जिसे डेवलपमेंटल मेथड के नाम से जाना जाता है। इसके प्रवर्तक जीन पियाजे हैं। इसके एग्जाम में क्वेश्चंस कईयों बार पूछे जा चुके हैं। मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करता हूं कि आप सभी इन विधियों को अच्छी तरीके से पढ़ लें, चाहे रिट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड। यहाँ तक कि CTET में भी यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इसमें बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। बालक के विकास की अवस्था का मतलब होता है दोस्तों, जब बालक का जन्म होता है, अर्थात जन्म के पश्चात 18 वर्ष तक की आयु तक बालक का क्रमबद्ध अध्ययन इस विधि में किया जाता है। विकास का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला जाता है, अर्थात जो बालक होता है उस बालक का कंटिन्यूअसली जब हम स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के बाद में कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह बालक भविष्य में क्या कर सकता है। इस विधि के 2 प्रकार एक्सेप्ट किए गए हैं। दोस्तों, उन 2 प्रकार की जो विधियां हैं वह है समकालिक या अनुप्रस्थ काट विधि के नाम से भी समकालिक विधि को जानते हैं। यह प्रश्न बन सकता है दोस्तों, समकालिक विधि का दूसरा नाम क्या है? अनुप्रस्थ काट विधि। अब अनुप्रस्थ काट विधि और दूसरी जो विधि है वह है दीर्घकालिक या अनुदैर्घ्य विधि। दीर्घकालिक विधि का दूसरा नाम है अनुदैर्घ्य विधि।
समकालिक या अनुप्रस्थ काट विधि, इसका मतलब है कि जब एक समय में एक साथ 0 से 18 वर्ष तक के बालकों के विकास का अध्ययन किया जाता है। जब एक समय में एक साथ का मतलब है 1 साल का बालक, एक 2 साल का बालक, एक 3 साल का बालक, एक 4 साल का, इस प्रकार से 18 साल तक के बालकों को एक साथ ले लिया जाता है और उनका एक एक बालक का, हर आयु के बालक का अध्ययन किया जाता है। इसमें समकालिक का मतलब होता है कम समय लगता है, परंतु ये चीज़ हम सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक कमी रह जाती है कि जैसे एक बालक तो 1 साल का है जिसका अध्ययन कर लिया, हो सकता है वो बालक बहुत ज़्यादा IQ वाला हो। एक बालक जो 2 साल का है दूसरा वाला, उसकी क्वालिटी कुछ अलग हो। 3 साल तो सीधी सी बात है, यहाँ अलग अलग बालकों की ज़रूरत होती है और अलग अलग बालकों में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। इसलिए हम अध्ययन तो कर सकते हैं, परंतु उस अध्ययन के माध्यम से किसी एक बालक के प्रति समान भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी का विकासात्मक क्रम डिफरेंट होता है। जब हम बात करते हैं दीर्घकालिक या अनुधैर्य विधि, तो इसमें एक ही बालक को लिया जाता है और उसी बालक का 0 से लेकर के 18 वर्ष तक क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। मतलब एक बालक लेंगे और उसकी 18 वर्ष तक होने तक लगातार उसका कंटिन्यूअसली अध्ययन करेंगे। तो जब हम एक ही बालक का अध्ययन 18 वर्षों तक करेंगे तो उसमें भी हमें इसमें समय बहुत अधिक लगेगा और इसमें कम समय लगेगा, परंतु हम एक बालक के भविष्य का निर्धारण अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। जबकि इस विधि में अर्थात समकालिक विधि में अलग अलग बालकों के होने की वजह से हम सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो प्रश्न बन जाए, विकासात्मक विधि के प्रवर्तक जीन पियाजे 1923 में इसमें स्थापना और बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। कौन से बालक की? 0 से लेकर के अर्थात जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक उसका क्रमबद्ध अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके 2 प्रकार एक्सेप्टेड हैं, समकालिक जिसे अनुप्रस्थ काट विधि के नाम से भी जानते हैं, दीर्घकालिक जिसे अनुधैर्य विधि के नाम से भी जानते हैं। समकालिक में 0 से 18 के अलग अलग बालक, जबकि इसमें एक ही बालक का 0 से 18 वर्ष तक अध्ययन किया जाता है। दोस्तों अगली विधि का बात करें तो तुलनात्मक विधि। यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, बस नाम ध्यान रखना है प्रवर्तक का। चार्ल्स डार्विन इसके प्रवर्तक हैं। इस विधि के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार की समानता व असमानता का अध्ययन किया जाता है कि जो व्यक्ति होता है उसके जो व्यवहार में क्या तो समानताएं हैं, अर्थात वह सामाजिक दृष्टि से जो अन्य व्यक्ति होते हैं, अपने मानव होते हैं या अन्य प्राणी होते हैं, उनसे वह किस प्रकार से समान हैं और असमान किस प्रकार से हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इस प्रकार का अध्ययन इस विधि में किया जाता है। मुख्य बात यह है दोस्तों कि पशु पर प्रयोग करके मानव पर निष्कर्ष निकालना इस विधि की ही देन है। सबसे पहली बार जो पशु पर प्रयोग तो किए गए, अब पशुओं पर तो देखो मोस्टली आप लोग अभी जब हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जैसे कोई बिल्ली पर प्रयोग करेगा, कोई कुत्ते पर प्रयोग करेगा, है ना, कोई बंदर पर प्रयोग करेगा। तो मुख्य बात यह है दोस्तों कि ज़्यादातर जो प्रयोग हैं वो पशुओं पर किए गए, परंतु पशुओं पर प्रयोग करके मनुष्यों पर निष्कर्ष निकाला गया कि मनुष्य का व्यवहार भी ऐसा हो सकता है। यह किस विधि की देन है दोस्तों? तुलनात्मक विधि, जिसके प्रवर्तक चार्ल्स डार्विन हैं। इंग्लिश में इसका नाम होगा कंपैरेटिव मेथड। अगली विधि की जब हम बात करते हैं तो मनोविश्लेषणात्मक विधि, इसके बारे में हम आगे चल करके डिटेल से स्टडी करेंगे, जिसके प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड हैं। सिगमंड फ्राइड एक वेल नोन रिनाउंड पर्सन है, या इसका जो नाम है मनोविज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना, मनोविश्लेषणात्मक विधि की जब बात आ जाए तो कौन से मन का अध्ययन किया जाएगा? अचेतन मन का, जो कि व्यक्तिगत अध्ययन व निर्देश में उपयोगी होता है। जब हम मनोविश्लेषणात्मक विधि की बात करते हैं तो इसके भी 2 प्रकार सामने आते हैं, हमारे 3 प्रकार सामने आते हैं। स्वतंत्र साहचर्य विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि और शब्द साहचर्य विधि। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम विस्तृत रूप से आगे चल करके पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगली जो एक और इम्पोर्टेंट विधि है जिसमें सर्वेक्षण
या सर्वे या सहसंबंधात्मक विधि जिसका नाम है, इसे सर्वे मेथड भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक थॉमस एस डोरोथी है। कहीं पर डोरोथी भी मिलेगा, नाम एक ही है। एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है कि सर्वेक्षण या सर्वे विधि के जन्मदाता या प्रवर्तक कौन है? थॉमस एस डोरोथी। जिन समस्याओं का समाधान या अध्ययन प्रयोगात्मक विधि के द्वारा नहीं होता है, ध्यान रखना, जिस समस्या का या समाधान या जिस भी समस्या का अध्ययन प्रयोगात्मक विधि के द्वारा नहीं होता है, उन समस्याओं का समाधान पूर्व नियोजन के आधार पर, पूर्व नियोजन का मतलब होता है प्री प्लानिंग, पहले से ही योजना निर्धारित करके निर्धारित बिंदुओं के अंतर्गत व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों कि जिन समस्याओं का समाधान प्रयोगात्मक विधि के द्वारा नहीं होता है, उन समस्याओं का समाधान पूर्व नियोजन प्री प्लानिंग के आधार पर बिंदु निर्धारित किए जाते हैं, उनके अंतर्गत किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत अथवा या सामूहिक अर्थात किस समूह का इसका समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये सर्वेक्षण विधि थी दोस्तों। इसके बाद भी हमारे पास में कई सारी विधियां हैं, जैसे रेटिंग स्केल मेथड भी है ना। तो कई सारी विधियां हैं दोस्तों, हमें ज़्यादा नहीं पढ़नी है, अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप दोस्तों आपको जो ये मेथड्स विधियों वाला पार्ट है वो लगभग कंप्लीट हुआ होगा। जहाँ तक मेरा मानना है आप आसानी से इनको ग्रैब कर पाए होंगे। और जो भी स्टूडेंट्स लगातार बने हुए हैं, लगातार सभी वीडियोस देख रहे हैं, उनका मेरा हार्दिक आभार। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि जो ज़रूरतमंद दोस्त लोग हैं उनके पास भी ये पहुँच सके। और आशा करता हूँ आप बहुत ही जल्द सेलेक्ट हों, जल्द से जल्द राजकीय सेवा में जाएं और समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। ऐसी आशा के साथ में दोस्तों मैं आज यूनिट 1 मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान है, जिसमें हमने कई सारी बातें सीखी थी, ओके, यहीं पर कंप्लीट करते हैं दोस्तों। और धीरे धीरे हम आपके साथ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी तैयार करेंगे। एक और खुशी की बात यह है कि हम आज तो नहीं लेकिन 2 या 3 तारीख से इंग्लिश फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के जो लेक्चर्स हैं वो भी अपलोड करने वाले हैं। तो जो भी ईगरली वेटिंग कर रहे हैं खुश हो जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्द रुचिकर चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। और भी कई सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ यूट्यूब पर शेयर करता रहूँगा। दोस्तों यदि आप पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी हेल्प कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।